नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के एक अगले एपिसोड में। और ये एक क्राइम स्टोरी है। देखिए, एक पुरानी कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि लालच बुरी बला है। लालच किसी भी तरह का हो सकता है। लालच पैसों का हो सकता है, लालच किसी से शारीरिक अट्रैक्शन का भी हो सकता है, लालच बहुत तरह का होता है, लेकिन किसी भी प्रकार का लालच हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो चलिए पता करते हैं कि ये किस तरह की कहानी है और लालच की वजह से किस तरह से दो परिवार उजड़ गए और 3 लोग जो थे वो परेशान हुए। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ये है महाराष्ट्र के कोल्हापुर की। ये कहानी है 2025 यानी इसी साल की। हाथकड़ंगले तालुका का रहने वाला 36 वर्षीय लखन अन्नप्पा बेनाडे एक राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता था। और जब उसकी पार्टी टूट गई तो उसने भी बाकी नेताओं की तरह अपने करियर को बचाने के लिए एक बड़े नेता का हाथ पकड़ लिया, उसके साथ हो लिया। और समाज में उसने अपनी पकड़ बहुत अच्छी और मजबूत बना ली थी। यू वॉन्ट बिलीव कि वो इतना फेमस हो चुका था, इतना अपने काम को लेकर के लोगों के बीच में फेमस था कि वो एक बड़े नेता के साथ भी चुनाव लड़ने की हिम्मत रखता था। कुछ साल पहले की बात है, एक बहुत बड़े नेता थे, उनके घर के बाहर एक आंदोलन हुआ था, वो उसमें भी शामिल था। और जो इचलकरंजी एरिया है वहाँ पर वो काफ़ी फेमस भी था। और कभी अगर वो किसी को ऐसा दिख जाता हुआ रास्ते में जाता हुआ तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े नेता, काफ़ी लोग उससे मिलते हुए जाते थे, उससे हाथ मिला के जाते थे। ही वॉज क्वाइट फेमस। एक्चुअली उसने चुनाव भी कई बार लड़ा, लेकिन शायद बोल सकते हैं उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, वो जीत नहीं पाया। और इतनी बार हारा कि कई बार उसकी जमानत भी जब्त हुई। साल आया 2022, उसने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा। वो भी किसी पार्टी के थ्रू नहीं लड़ा, उसने निर्दलीय लड़ा। और निर्दलीय लड़ने के बाद भी वो इतना फेमस था वहाँ लोगों के बीच में कि वो इस बार फाइनली जीत गया। ये तो उसकी वो चीज़ थी जो समाज को दिखती थी, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी था जिसमें उसके कुछ रिलेशन जुर्म जगत से भी थे। क्या होता है ना, जब किसी इंसान के हाथ में पावर आती है तो वो असली चेहरा दिखाता है। तो पॉलिटिकल ताकत उसके हाथ में आ गई थी, तो लोगों पे बहुत धौंस भी जमाने लग गया था इस चीज़ को लेकर के। और कुछ ही दिनों पहले उसने ग्राम के उप सरपंच और कोषाध्यक्ष, जिसको बोलते हैं, जो कोष संभालते हैं, उन सब के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज की थी पैसों की धांधली को लेकर के। जुलाई 2025 इचलकरंजी पुलिस थाने में इसके खिलाफ एक महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। और इससे पहले भी 2019 में उसके खिलाफ गांव भाग पुलिस स्टेशन में एक महिला ने ज़बरदस्ती, आप समझ रहे होंगे क्या, उसके खिलाफ ज़बरदस्ती करने की एक रिपोर्ट भी लिखवाई थी। और एक स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी थी, उन्होंने भी इस इंसान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उस पर छेड़छाड़, मारपीट और इस तरह के कई सारे मुकदमे दर्ज थे। लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था, उसके हाथ में सत्ता की ताकत थी, इसलिए वो लोगों के बीच में एक दबंग की तरह रहता था, इतना गलत होने के बाद भी। डेट आई 10 जुलाई 2025। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये होता है कि जो ये बेनाडे था ये अचानक से गायब हो गया। अब 6 दिन बीत आए, 6 दिनों तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। तो बेनाडे की बहन ने शिवाजी नगर पुलिस थाने जा करके एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब जब प्राथमिक जांच हुई तो विकास पाटिल करके वहाँ जो थे इस केस को लीड कर रहे थे, उनको पता चला कि एक विशाल घस्ते करके हैं, वो भी वहीं लोकल का ही है एक बंदा, उसका नाम इस समय इन्वॉल्व हो रहा है। और किस तरह से, वो सुनिए। विशाल घस्ते जो था, इसके खिलाफ भी बहुत सारे आपराधिक मामले थे दर्ज अलग अलग पुलिस स्टेशनों में। और जो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन था, यहाँ जब इन लोगों ने जांच करवाई तो इन्हें पता चला कि हो ना हो विशाल घस्ते का जो ये अनप्पा है, उनका अपहरण इसी इंसान ने किया है। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ते, जो कि वहाँ थे पोस्टेड, उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच के कड़े फैसले लिए। उन्होंने ये प्रेशर बनाया कि जो भी इस घटना में लोग इन्वॉल्व हैं, घस्ते हो या उसके दोस्त हों, सबको जल्दी से जल्दी पकड़ के उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। पुलिस की नज़र अब सीधे विशाल बाबूराव घस्ते पर थी। 2 साल पहले भी उसे राजा रामपुरी थाने में एक
केस के चलते गिरफ्तार किया गया था। और कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब विशाल जेल में था 2 साल पहले, तो उसकी पत्नी थी एक लक्ष्मी। उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ऑब्वियसली घर में कमाने वाला अगर बंदा जेल में है तो वाइफ को खर्चा चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसे पैसों की बहुत तंगी हो गई। तभी लक्ष्मी को लखन बेनाडे के बारे में पता चला। अब जो लखन बेनाडे था उसका राजनीतिक रसूख तो था ही, और वो दिखाने के लिए लोगों की मदद भी किया करता था। इसलिए लक्ष्मी को लगा कि भाई वो जब सबकी मदद करता है तो मेरी भी मदद करेगा। लक्ष्मी बेनाडे से मिली और बचत समूह के लिए उसने कर्ज दिलाने की मांग की, उससे हेल्प मांगी। और लखन ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उसे अपने घर पे बुलाया और बात करने के बहाने उसे कमरे में ले गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और उसने जो भी उसके मन में मंशा थी गंदी, उसी प्रकार से उसने व्यवहार करना शुरू कर दिया उसके साथ। अब लक्ष्मी को आइडिया तो आ गया था कि ये क्या चीज़ चाह रहा है, तो लक्ष्मी ने इसका विरोध किया। लेकिन जो ये बेनाडे था, ये शायद अपना माइंड मेकअप करके आया था कि मुझे करना ही है या गलत चीज़ें करनी है, तो उसने अपने मन से ही स्टेप्स लिए, लक्ष्मी को अपने जाल में फंसा दिया और कमरे से बाहर निकलने तक का मौका नहीं दिया और जबरन उसका शारीरिक शोषण किया। अब जो लक्ष्मी थी वो क्या करती, क्योंकि उसका पति तो जेल में था, वो खुद अपनी तकलीफ़ों से इतनी परेशान थी। और लखन ने यहाँ पर सबसे गलत ये किया कि उसने उस औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। उसने लक्ष्मी को धमकाया और उसे मजबूर किया कि वो वहीं उसके पास रह जाए, और उसने एक तरह से कहा जाए उसे अपने ही साथ रख लिया, लक्ष्मी को ज़बरदस्ती उसको रखा, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए। और सबसे घटिया चीज़ उसने ये की थी कि उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए थे, जिसके बेसिस पे वो बार बार उसे ब्लैकमेल किया करता था। लक्ष्मी अगर भागने की कोशिश करती या अपना दर्द किसी से साझा करने की कोशिश करती या अंदर की चीज़ें जो उछेल रही थी वो बताने की कोशिश करती, तो बेनाडे उसको धमकी दिया करता था कि भाई मैं तेरी जो भी वीडियो फ़ोटो हैं सब वायरल कर दूंगा, इंटरनेट पे डाल दूंगा, फिर मत कहना मुझसे। मतलब ऑल ओवर जो बेनाडे था नीयत का अच्छा इंसान नहीं था, और इसने एक औरत की गरीबी का, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। अब इतने प्रेशर में एक औरत क्या करती, तो वो बुरी तरह से बेनाडे की जाल में फंस गई थी। अब एक सोचिए कि एक औरत पे शारीरिक और मानसिक रूप से वो कितना दबाव डाल रहा था, कितना गलत कर रहा था उसके साथ। अब देखते देखते 1 साल बीत गया। अब ये दोनों भी एक साथ एक ही कमरे में किराए में रहने लग गए थे। और जो बेनाडे था वो सबको यही बताता था कि मैंने लक्ष्मी से शादी कर ली है 2024 में और हम दोनों पति पत्नी हैं। जो भी आसपास के लोग थे उनको यही इन्फॉर्मेशन था कि भाई जो लक्ष्मी और बेनाडे हैं ये दोनों शादीशुदा हैं। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जो उसका असली पति था विशाल गस्ते, वो जेल से छूटा। अब ये जो खबर थी ये लक्ष्मी तक पहुंच गई कि उसके पति को छुट्टी मिल चुकी है जेल से। अब उसके अंदर एक उम्मीद जागी कि भाई जो लखन बेनाडे है, इसके अत्याचार से, इससे परेशान जो हो चुकी है, इससे एक ही इंसान मुक्ति उसको दिला सकता है, वो है उसका पति विशाल गस्ते। बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मी उसके घर से भाग गई और अपने पति विशाल गस्ते के साथ रहने लगी। जब लखन को ये बात पता चली कि भाई लक्ष्मी उसे छोड़ के जा चुकी है, तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो चाहता था कि लक्ष्मी उसी के साथ रहे, न कि उसके पुराने पति विशाल के साथ रहे। अब हुआ यूँ कि इसीलिए उसने विशाल और लक्ष्मी दोनों के खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में शिकायत करना शुरू कर दिया। भाई लखन ने उन्हें अलग अलग मामलों में फंसाने की कोशिश की ताकि वो परेशान हो जाएं। लखन ने ना इचलकरंजी पुलिस स्टेशन में लक्ष्मी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई, और इचलकरंजी में ही नहीं, शाहूपुरी, कोडोली, मिर्च और सतारा, इन सब एरिया में भी लक्ष्मी के खिलाफ बहुत सारी उसने अलग अलग जगह से पुलिस कंप्लेन करके रखी थी, एफआईआर करके रखी थी। और उसने एक जगह ये भी आरोप लगाया था कि लक्ष्मी ने उसे किसी एक कोई तो चौक था जिसका नाम मुझे क्लियर नहीं है, बादल चौक ऐसा कुछ था, वहाँ पर बुला करके 7.5 लाख रुपए लिए थे लखन से लक्ष्मी ने। उसने ये लक्ष्मी पर आरोप लगाया, और उसने ये भी आरोप लगाया कि लक्ष्मी ने कुछ लोगों के साथ मिल करके उसके साथ मारपीट भी की। अब भाई जब बैक टू बैक इस तरह की शिकायतें होने लग गई, तो इस बात को लेकर के लक्ष्मी और विशाल, जो कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे,
बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि जो ये लखन नाम का बंदा है ये उन्हें चैन से नहीं जीने देगा, उसके पीछे पड़ चुका है। अब जो लखन और लक्ष्मी थे दोनों सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब में। और ये ना एक तरह से इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया वॉर छेड़ दिया था। ये एक दूसरे के खिलाफ स्टोरीज डालते थे, पोस्ट डालते थे, भद्दे भद्दे कमेंट लिखते थे एक दूसरे पे। लक्ष्मी जिस चीज़ से झेलती आई थी 1-1.5 साल तक, वो अपना फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया के थ्रू उस तक पहुँचाती थी। और वो अपनी जो चिढ़ थी कि भाई लक्ष्मी मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है, इस बात को लेकर के चिढ़ा हुआ था, इसलिए वो लक्ष्मी पर जो आरोप लगाता था वो सब सोशल मीडिया पर आउटब्रस्ट करता था। अब लखन से ना खाली ये लोग नहीं परेशान थे, और भी लोग परेशान थे। तो बाकी लोग भी लखन के खिलाफ अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे वीडियो डालने लगे। लक्ष्मी ने तो एक रील में इवन अपलोड करके खुलेआम कहा था कि लखन अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। और लखन भी यहाँ पर रील्स के जरिए ही उसकी धमकी का रिप्लाई किया करता था। डेट आई 10 जुलाई 2025। ये जो लखन था ये शाहूपुरी आया था। उसने लक्ष्मी को फ़ोन करके कहा कि वो जो भी उसने लक्ष्मी के खिलाफ शिकायतें की हैं उन्हें वो वापस ले रहा है, और वो चाहता है कि वो उसके साथ चले। ये उसने एक और अटेम्प्ट किया था उसको मनाने का लक्ष्मी को। लक्ष्मी ने इस बात पे हामी भर दी, कहा ठीक है मैं आती हूँ। और वो फटाक से उस जगह पे पहुँच गई जहाँ वो उसे बुला रहा था। उसने हालात को भांप लिया था और ये अपने साथ लेके आई थी विशाल को, विशाल घस्ते, जो कि इसका पहला पति था। पहला क्या, एक्चुअल पति वही था। उसने बुलाया था उस लोकेशन पे, तो विशाल को आने में थोड़ा टाइम लगा था। लखन को ये आइडिया आ गया कि भाई लक्ष्मी के साथ उसका पति विशाल भी आने वाला है, तो इस बात को लेकर के ये बहुत गुस्सा हुआ, आग बबूला हो गया। अब इस बात पे लखन ने लक्ष्मी पर नाराज़गी जताई और इसी बात पे गुस्सा होकर के उसने लक्ष्मी को बोल सकते थप्पड़ मार दिया या उस पर हाथ उठा दिया, उस पर वायलेंट अटैक कर दिया। और इसके बाद वो मौके से भाग गया। और उसके कुछ टाइम के बाद, जस्ट कुछ मिनट्स के बाद विशाल वहाँ पहुँचा। अब इस मारपीट से लक्ष्मी का ईगो इतना हर्ट हो चुका था, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना हर्ट हो चुका था कि उसने विशाल घस्ते से कहा कि आज ही के दिन हमें लखन को मारना होगा। सो दे प्लान्ड अ मर्डर टू किल लखन। अब ये बात सुनकर के विशाल ने हामी भर दी, हाँ भाई ठीक है हम ये करेंगे। और उसने अपने दोस्तों को बुला दिया जिनका नाम था आकाश घस्ते, संस्कार महादेव सावड़े और अजय उदित चुड़ेकर। इनके 3 दोस्तों को बुला लिया और अपने प्लान में शामिल कर लिया। और उसी समय जो लखन था, ये एक साइबर चौक करके जगह है, ये वहाँ मौजूद था। विशाल और उसके साथियों को पता चल गया कि ये साइबर चौक पे खड़ा है, ये उसकी मौजूदगी वहाँ पर है। इसके बाद उन्होंने लखन का पीछा करना शुरू कर दिया और इन लोगों के पास एक गाड़ी थी टवेरा, बस ये लोग उस पर सवार हुए, उसके पीछे पीछे लग गए। इससे पहले कि लखन कुछ समझ पाता, उन्होंने लखन को साहू टोल नाके के पास में धर लिया, ज़बरदस्ती उसे कार में बिठाया, पुणे बेंगलुरु जो हाईवे है उस पर गाड़ी घुमा दी और अब इनकी गाड़ी कर्नाटक की तरफ जाने लगी। और चलती गाड़ी में इन लोगों ने लखन को पीटना शुरू किया, उसे बुरी तरह पिटाई कर दी गाड़ी के अंदर चलते चलते। अब यहाँ पर लखन को भी शायद एहसास हो गया था कि जो भी उसने गलत किया है लक्ष्मी के साथ, और लक्ष्मी का जो गुस्सा है अब वो फूट गया है और उसने अब सारा का सारा जो उसने गलत किया था लक्ष्मी के साथ उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब ये कोई भुगतान वाली बात नहीं थी, बोल सकते हैं कि लक्ष्मी के सर पे भी खून सवार था और अब वो एक ब्रूटल गैंग के बीच में फंस गया था। अब यहाँ से उसे माफ़ी मिलना तो मुश्किल था, क्योंकि इन गैंग वालों को भी पता नहीं था ना कि भाई अगर यहाँ से बच गया तो ये हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा। और इस तरह से मारपीट करते करते उसको लेके गए और कुछ टाइम के बाद ये लोग महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर में पहुँचे। शंकरेश्वर के पास हिरण्याकेशी एक नदी है, उसके पास अंदर की रोड में उसे ले जाया गया इस लखन को, और इन चारों ने मिल करके उस पर चॉपर, मैशेटी, धारदार हथियार, गंडासा जो भी होता है, इस सब से मिल करके लखन पे हमला कर दिया और लखन की मौके पर ही मौत हो गई। और इनकी दरिंदगी यहीं नहीं रुकी, इन लोगों ने उस लखन के बॉडी के अलग अलग टुकड़े कर दिए, सिर और धड़ को अलग अलग हिस्सों में करके 5 टुकड़ों में उनको अलग अलग इन लोगों ने बांट दिया। और इन लोगों ने हर बॉडी पार्ट को अलग अलग थैलों में डाला, अलग अलग बोरी में डाला, और जो हथियार यूज़ किए थे उनको भी अलग से एक बोरी में डाला, और जो हिरण्याकेशी नदी थी, बहुत बड़ी नदी है वो, उसमें फेंक दिया। और हत्या करने के बाद ये सब लोग अपने अपने घर लौट गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ होगा। अब आते हैं कहानी की शुरुआत में। तो जैसे ही 6 दिन बीते थे तो ये
लखन की जो बहन थी उसने शिवाजी नगर जो पुलिस थाना था वहाँ पर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी। तो भाई अब आते हैं बैक टू द टाइम। अब हुआ यूँ, शुरुआत में तो ये मामला एक मिसिंग पर्सन का लग रहा था, एक आम व्यक्ति जो गायब हो गया अचानक से या कहीं गुम हो गया है, वैसा मामला था। लेकिन जब बहुत लंबे समय तक लखन की कोई खबर नहीं मिली तो ये जो मामला था ये थोड़ा सा ट्विस्ट होता गया और पेचीदा हो गया। और इसी बीच हुआ क्या कि जो लखन था ना ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहा करता था, तो वो जो एक्टिवनेस थी वो रुक गई थी। इस चीज़ पर पुलिस वालों का ध्यान अचानक से गया। और दरअसल क्या हुआ था कि गायब होने से पहले 10 जुलाई आने से पहले ये जो लखन था इसने लक्ष्मी घस्ते के खिलाफ जम करके बहुत सारे रील्स बनाए थे उसको एक्सपोज करते हुए। अकॉर्डिंग टू हिम उन रील्स में वो लक्ष्मी को धमकाता था, उस पर टॉन्ट कसते हुए दिखता था कि अगर तू वापस नहीं आई मेरे पास तो मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा। इस तरह की जो रील्स थी लखन ने बहुत सारी बनाई थी। उसने ये भी आरोप लगाया कि लक्ष्मी ने उससे 12 तोला सोना और कई बार बहुत अच्छा कैश अमाउंट उससे लिया है, जिसे वापस करने से लक्ष्मी मुकर रही है। उसने इस तरह के आरोप भी लक्ष्मी पर लगाए और इसी के जवाब में जो लक्ष्मी थी वो भी रील्स के जरिए उसको चुनौती दे रही थी, उसको बराबर का जवाब दे रही थी। और पुलिस वालों ने एक पैटर्न नोटिस किया कि ये जो टग ऑफ वार था सोशल मीडिया पे इन दोनों की रील्स का, ये 9 जुलाई 2025 तक तो चल रहा था, लेकिन अचानक से उसके बाद बंद हो गया, लखन की तरफ से भी और लक्ष्मी की तरफ से भी। क्राइम ब्रांच के हेड रविंद्र कलंकर थे, उनको ये जब पता चला और उन्होंने पैटर्न समझा तो उन्होंने अपने उप निरीक्षक संतोष गलवे को जांच करने के अधिकार दिए और उनको ये केस हैंडल कर दिया। जो गलवे साहब थे इनकी टीम ने लक्ष्मी के दोस्त, उसका पति और उसके जो भी आस पड़ोस के पहचान के थे सबकी जांच करनी शुरू कर दी। और इसी दौरान एक बहुत बड़ा एविडेंस इनके हाथ लगा। घटना के बाद से ना जो विशाल घस्ते था ये गायब था। तो पुलिस कांस्टेबल वैभव पाटिल थे, उनकी टीम को ये सूचना मिली विशाल घस्ते उजलाईवाड़ी का एक कार केयर सेंटर है गाड़ी धोने का, वहाँ पर काम कर रहा है। तो टीम ने बिना देरी करते हुए उसे फटक से हिरासत में ले लिया। तो प्राइमरी पूछताछ में वो पहले तो लेफ्ट राइट करने लगा थोड़ा इधर उधर, लेकिन थोड़ा सा सख्ती जब उस पर दिखाई गई तो वो टूट गया। और फाइनली उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसने ये सब अपनी पत्नी के कहने पर किया ताकि उसे लखन जैसे एक राक्षस से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। और जब विशाल ने कबूल किया तो उसने अपने जो क्राइम पार्टनर्स थे उनका भी नाम लिया और भारतीय दंड संहिता के तहत जो भी उन पे केस लग सकते थे उस पुलिस वालों ने लगाए और उन पे केस चला। और अभी केस चल रहा है और जो भी है आगे बहुत जल्दी इस चीज़ पे निर्णय लिया जाएगा। तो ये थी क्राइम की कहानी। किस तरह से देखिए लस्ट के चलते चीज़ें कहाँ से कहाँ चली गई। अगर वो इंसान जो लखन था अगर वो ईमानदारी से अपना काम करता, लोगों ने जो उसे पावर दी थी इलेक्ट करके उसका सही इस्तेमाल करता तो लोगों के बीच में प्रसिद्ध होता, विख्यात होता ना कि कुख्यात। तो फिलहाल इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला ये कमेंट में बताएं। आप कहाँ से सुन रहे हैं ये कहानी ये भी कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लोगों तक पहुँचे इसलिए शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर और ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ ये क्राइम स्टोरी ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।